So, hello everyone. I am Siddharth Shankar Roy, a PhD scholar in Structural Engineering Department. So today we will discuss on a very interesting topic. टॉपिक क्या है? स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल मटेरियल. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू सेमिस्टर हो गया, पॉलिटेक्निक्स का एग्ज़ाम हो गया, डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, बीटेक्स के लिए, और जो भी कोई भी कॉम्पिटिटिव इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन दे रहा है जैसे ओजेई हो गया, उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है. मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं इंटरनेट में, यूट्यूब में, जो इंग्लिश में है, कुछ हिंदी में भी है, पर उसमें ज़्यादा अच्छे से समझाया नहीं गया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना ही दूँ इस पर. सो चलिए देखते हैं आखिर ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या है डक्टाइल मटेरियल के लिए. सो उससे पहले हमें ये जानना होगा कि व्हाट इज़ डक्टाइल मटेरियल. So in this video I will try to cover both in English and Hindi languages so that everyone can easily understand this, but mostly Hindi I will use. So बाकी मेरे चैनल में और भी वीडियोस हैं जो completely इंग्लिश में हैं, वो रिसर्च टॉपिक्स है इसलिए वो चलता है, पर ये जो है वो बेसिक्स है. सो बेसिक के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं हिंदी लैंग्वेज ही ज़्यादा यूज करूँ. फिर ठीक है, ये देखिए व्हाट इज़ डक्टाइल मटेरियल क्वेश्चन है ये, तो आंसर उसका क्या है? मटेरियल हैविंग डक्टिलिटी प्रॉपर्टी. सिंपल, ये है उसका आंसर. अब ये डक्टिलिटी प्रॉपर्टी क्या है? डक्टिलिटी इज ए प्रॉपर्टी दैट डिस्क्राइब्स द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू स्ट्रेच थिन व्हेन टेंसाइल स्ट्रेस इज अप्लाइड. यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ी है, इसमें क्या है? स्ट्रेस कभी अप्लाई नहीं होता, प्रेशर अप्लाई होता है, लोड अप्लाई होता है. स्ट्रेस तो इंटरनली जनरेट होता है, पर फिर भी बाय डेफिनेशन ये तो यही है. बहुत सारी बुकों में ये लिखा जाता है कि स्ट्रेस अप्लाई होता है, पर असल में स्ट्रेस इंटरनली जनरेट रिएक्शन होता है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट अप्लाइड फोर्स इज स्ट्रेस. तो इसके बारे में मैं और एक बेसिक नॉलेज के लिए आप लोगों का ये स्ट्रेस के बारे में, स्ट्रेन के बारे में एक वीडियो बना दूंगा. अभी चलिए ये डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि आखिर ये डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है क्या. ये देखिए, ये जो ड्रॉ प्लेट लगा हुआ है, ये इसको फिक्स करके पकड़ा हुआ है. ये है, ये एक वायर का इमेज है, मतलब स्टील हो सकता है, एल्यूमिनियम, कुछ भी हो सकता है. यहाँ पे इस राइट साइड में जो लिखा हुआ है ना, ऑन ड्रॉन वायर, मतलब ये यहाँ पे इनपुट इसका है, इस तरफ से इसको घुसा गया है, फिर इधर से निकला है ये. इसमें देखिए क्रॉस सेक्शन रिड्यूस हो चुका है. ये ड्रॉन वायर है, मतलब यहाँ से कोई मशीन इसको खींच रहा है, तो इसमें से क्या होता है, इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो रिड्यूस हो रहा है. यही है डक्टिलिटी, मतलब प्रॉपर्टी दैट डिस्क्राइब्स द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू स्ट्रेच, मतलब खींचना, खिंचाव रेजिस्ट करना, टू थिन, मतलब उसका क्रॉस सेक्शन छोटा हो जाता है. थिन का मतलब है पतला हो जाना. देखिए यहाँ पे इस राइट साइड में वो वायर का साइज मोटा था, जब इसको खींचा जा रहा है ये छोटा हो रहा है इसका क्रॉस सेक्शन, मतलब ये थिन हो रहा है. इसको ही डक्टिलिटी प्रॉपर्टी बोला जाता है. अब ये देखिए, अभी मोर कन्वीनियंट वे में मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे. दिस इज द मोर द टर्म डक्टाइल literally means that a metal substance is capable of being stretched into a thin wire without becoming weaker. Without becoming weaker means उसका strength reduce नहीं होता, उसके रेशियो के हिसाब से. अगर वो पतला होता जाता है, उसके रेशियो के हिसाब से उसका स्ट्रेंथ चेंज होता है, वीकर नहीं होता. ठीक है, यहाँ पे देखिए ये एक सॉलिड बार हो गया, यहाँ पे कॉपर है शायद, यहाँ पे एक मशीन से उसको खींचा जा रहा है, तो यहाँ से वायर का प्रोडक्शन किया जा रहा है. कहीं भी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, वायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का आप गूगल में भी कर दीजिए कैसे वायर मैन्युफैक्चर किया जाता है, वैसे ही होता है. ये जो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है मेटल का, नॉर्मली जो मेटल्स है वही डक्टाइल होते हैं, जिसको खींच के पतला किया जा सके, तो ये है डक्टिलिटी. तो जो मटेरियल हो गया वो डक्टाइल मटेरियल हो गया. कौन सा मटेरियल डक्टाइल होगा? जिसका डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होगा. और डक्टिलिटी क्या है? यही है, ये जो डायग्राम में दिखाया गया है, पतला होना, खींचने से पतला होगा.
अच्छा ठीक है, अभी आप ये पूछोगे कि सर अगर हर चीज़ का ऑपोजिट होता है, मतलब डॉक्टाइल हो गया तो कोई इनडॉक्टाइल टाइप होगा, या फिर जो डॉक्टाइल नहीं है तो वो क्या है। ये देखिए अभी यहाँ पे व्हाट इज इनडॉक्टाइल, उसे इनडॉक्टाइल तो बोला नहीं जाता, ब्रिटिल बोला जाता है। तो क्या है, आप डायग्राम देख के समझ चुके हो मैं जानता हूँ, पर फिर भी डेफिनेशन में जाते हैं। वी शुड गो थ्रू द डेफिनेशन, आज वी शुड कवर इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो। सो ए मटेरियल इज ब्रिटिल इफ व्हेन सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस, यहाँ पे स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, लोड होना चाहिए। इट ब्रेक्स विथ लिटिल इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड विदाउट सिग्निफिकेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ये जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन है जिसको मैंने डार्क किया है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है, इसके ऊपर मैं और एक वीडियो बनाऊंगा। आखिर ये इलास्टिक क्या है, प्लास्टिक क्या है, ब्रिटिल क्या, मतलब ये जो प्रॉपर्टी हो गया इलास्टिक ब्रिटिल मटेरियल का, कि ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं करता, ये लिटिल लिखा हुआ है यहाँ पे ना, और ज़्यादा नहीं होता, विदाउट सिग्निफिकेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी उसका वो भी नहीं होता, ये सडनली मतलब टूट जाता है। क्योंकि आप एक चौक को ले लीजिए, हर जगह होता है, ये स्कूल में होता है, कॉलेज में, कहीं भी, घर में भी चौक आपका होगा। सिंपली ये एक एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है ब्रिटिल मटेरियल को समझाने के लिए। आप खुद से भी समझ सकते हो, जस्ट उसको पकड़ लो, दोनों ओर से टेंशन दो, मतलब खींचो, वो खींचेगा नहीं, मतलब उसका रिडक्शन, क्रॉस सेक्शन रिड्यूस नहीं होगा, देयर विल बी नो रिडक्शन इन क्रॉस सेक्शन, सडनली इट विल फेल। सो दैट इज ब्रिटिल फेल्यूर। सो ब्रिटिल फेल्यूर कहाँ पे होगा, ब्रिटिल मटेरियल पे होगा। सो ये ब्रिटिल मटेरियल का सिंपलेस्ट एग्जांपल आपका चौक हो गया। यही है इनडॉक्टाइल, मतलब इसको वायर जैसा बना नहीं जा सकता, इसमें सडन फेल्यूर हो जाता है विदाउट एनी इलास्टिक डिफॉर्मेशन और सिग्निफिकेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, अभी ये डायग्राम देखोगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि एक्चुअली डिफरेंस क्या है। ये बाएं ओर देखिए, एक पेंसिल मैंने हाथ में लिया, उसको तोड़ दिया, ये तो बेंडिंग है, ये टेंसाइल लोड नहीं है, बेंडिंग है। बेंडिंग भी टेंसाइल कॉम्प्रेसिव बोथ होता है। बेंडिंग आप जानते होंगे, बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स, ये सब पढ़े होंगे, उसके ऊपर भी मैं और एक वीडियो बनाऊंगा। अभी ये देख लीजिए, बेंडिंग देके इसको मैंने तोड़ दिया, इसमें रिडक्शन नहीं हुआ क्रॉस सेक्शन का, स्ट्रेच इसमें नहीं आया, तो इसलिए इसको ब्रिटिल कहते हैं। सो हियर द पेंसिल, द चॉक, एवरीथिंग which suddenly failed or breaks without any significant elastic or plastic deformation is known as brittle material. बट यहाँ पे राइट साइड में देखिए, ये पीले वाले में जो है ये तार है, कटीले तार जो लोहे के, ये डॉक्टाइल होते हैं। क्यों? बिल्कुल तार, ये तार है, मतलब इसको जहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग किया गया है वहाँ पे भी ये डॉक्टाइल में जो डॉक्टाइल प्रॉपर्टी है उसका, उसी के तहत ही इसको बनाया जाता है। मैंने पहले आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाया था ना, ये रहा, ये तार कैसे बनते हैं, ड्यू टू दिस डॉक्टिलिटी प्रॉपर्टी ओनली। सो इसलिए ये हो गया डॉक्टाइल मटेरियल। इसको खींचें, मोड़ें, बेंड करें, ये इसका रिडक्शन इन क्रॉस सेक्शन हो सकता है, पर ये टूटेगा नहीं, मतलब इसमें डिफॉर्मेशन हो सकता है, ये सडनली क्रैक नहीं होगा, बट और ये मतलब ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, अभी एक बड़ा चीज़ ये है, मैंने सारे वीडियोस इंटरनेट में देख लिए हैं इसके बारे में, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में, बट कहीं पे भी मुझे ये नहीं दिखा कि असल में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आता कहाँ से है। मतलब हम जानते हैं कि ये हो गया ऐसा, उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, उसके बारे में सब सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, पर ये आता कहाँ से है। ये एक टेस्ट सेटअप है आप लोगों को समझाने के लिए कि असल में ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमने पाया है, डॉक्टाइल का हो गया, ब्रिटिल का हो गया, कहाँ से है। ये देखिए यहाँ पे क्लैंपिंग हुआ है, ये जो मटेरियल है ना बीच में ब्लैक वाला, वो कोई भी स्टील हो सकता है, एल्यूमिनियम, कुछ भी हो सकता है। इसको क्लैंपिंग किया जाता है दोनों ओर से, फिर इसको ये वाला ऊपर वाला पोर्शन ये ऊपर उठ जाता है, मतलब जैसे कंप्रेशन मशीन होता है ना, नीचे आता है, वैसे ये ऊपर जाता है। मतलब यहाँ पे टेंसाइल फोर्स, वी हैव टू एक्सर्ट टेंसाइल लोड so that it will undergo deformation and that deformation will be recorded by this strain gauge. strain gauge क्या है उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो मतलब थोड़ा एडवांस टॉपिक हो जाता है। सो ये क्या करता है, बेसिकली स्ट्रेन रिकॉर्ड करता है। हम स्ट्रेन को मेज़र करते हैं पहले, उससे स्ट्रेस निकलता है रिलेशन से,
सो इसीलिए एक्स एक्सिस में हमें स्ट्रेन लिखना होता है और वाई एक्सिस में हम स्ट्रेस पाते हैं। तो यहाँ पे ये जो कर्व है ये इसी टेस्ट से आता है, ये टेस्ट सेटअप है। मतलब ये डायग्राम मुझे आप लोगों को दिखाने की ज़रूरत ये है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, मैं चाहता हूँ कि आप समझ लें कि ये असल में ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो आता कहाँ से है। ये इसी टेस्ट से आता है। ये जो मशीन है स्ट्रेन गज, इससे मेजर करने से, ये डेल्टा रोजेट होता है, स्टार रोजेट होता है, ये सब रोजेट होता है। ये जो स्ट्रेन गज है इसको रोजेट भी बोलते हैं, स्ट्रेन रोजेट। उसके बारे में मैं और एक वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा एडवांस टॉपिक है। अभी तक आप समझ चुके होंगे कि ये स्ट्रेन निकलता है यहाँ से, फिर हम उसको रिलेट करके स्ट्रेस निकाल देते हैं, ग्राफ हमारा ये हो गया। या फिर ये जो मशीन है ना, ये ऑटोमेटिकली उसमें स्ट्रेस कितना लग रहा है वो भी रीडिंग आ जाता है। डिजिटल मशीन होगा तो डिजिटली उसका आ जाएगा डिस्प्ले में, या फिर आपका डायल गज में। अभी हमारा मेन जो है वो ये रहा, ये डायग्राम हमारा मेन है, यही है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील। क्योंकि माइल्ड स्टील है, ये जो है माइल्ड स्टील वो एक डक्टाइल मटेरियल है। सो अभी देखिए, एक्स एक्सिस में स्ट्रेन हो गया एप्सिलॉन, वाई एक्सिस में डेल्टा हो गया और ये सिग्मा हो गया। इसको डेल्टा या सिग्मा कुछ भी ले सकते हो, स्ट्रेस ये वाई एक्सिस में। अभी ये ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, इस सीध में चला, ये जो स्ट्रेट लाइन है दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। सो हियर दिस पोर्शन, इन दिस पोर्शन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। उसके बारे में मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है, बाद में आप देख लेना अभी नेक्स्ट स्लाइड में। अभी मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ। ये जो 0 से A है ये लीनियर रेंज है, आप समझ रहे होंगे, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। यस, ये एक स्ट्रेट लाइन है, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, सो दिस इज लीनियर रेंज। लीनियर मीन्स स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसके बाद में थोड़ा यहाँ पे देखिए घुमाव है, मतलब ये थोड़ा झुका हुआ है इधर। ये दिस पोर्शन इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, दिस इज ए कर्व, A to B, B to C, C to D. B to C and C to D can be observed, but A to B is very little change is there. So maybe it is appear like a straight line. ये straight line की तरह दिख सकता है, पर ये straight line है नहीं वैसे। So A से B होता क्या है, मतलब वो इलास्टिक रेंज में रहता है मटेरियल तब भी, पर stress is not directly proportional to stress at that time. सो यहाँ पे थोड़ा इसलिए झुक जाता है। झुका हुआ मतलब क्या है, स्ट्रेन बढ़ रहा है पर यहाँ वाई एक्सिस में जो है वो बढ़ नहीं रहा है। मतलब इसमें जो भी प्रोपोर्शनलिटी था वो यहाँ पर मेंटेन नहीं हो रहा है ए से बी, पर तब भी ये जो बी पॉइंट है तब तक मटेरियल इलास्टिक रहता है। इसलिए ये जो जोन है, ये जो ओ से बी तक, ये इलास्टिक जोन कहलाता है। और ये रहा लीनियर रेंज, लीनियर जोन भी इसको कहते हैं। इसमें ही सबसे बड़ा कन्फ्यूजन सबका होता है। तो आप समझ लीजिए, जो पोर्शन में स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, वो पोर्शन हमारा हो गया लीनियर रेंज और प्रोपोर्शनलिटी रेंज। ओके, देन उसके बाद जो आ गया वहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी मेंटेन नहीं होता पर इलास्टिसिटी मेंटेन होता है, इसलिए 0 से B तक इलास्टिक जोन हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये जो बी पॉइंट हो गया, यहाँ पे यील्डिंग होना स्टार्ट होता है। फिर देखिए अभी क्या है नेक्स्ट पॉइंट में मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में पॉइंट ओ जो हो गया ये ओरिजिन हो गया, नो स्ट्रेस स्ट्रेन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ स्ट्रेस स्ट्रेन है क्या, वो 0। बाकी अभी सब भूल जाए, मैं जो दिखा रहा हूँ वही चीज़ें समझ कर जाइए। ये अगर आप दिमाग में ले आओगे कि ये बहुत बड़ा डायग्राम है, ये लिखा है वो लिखा है, तो अभी कन्फ्यूजन हो जाएगा। अभी सिर्फ इतना याद रखिए, यहाँ पे स्ट्रेन हो गया, यहाँ पे वाई एक्सिस में स्ट्रेस हो गया। अभी 0 से हम जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, 0, ना ही स्ट्रेस है ना ही स्ट्रेन है। फिर रेंज आ गया ओ ए, लीनियर रेंज, रेंज ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इन दिस रेंज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। सो एट ए दिस इज प्रोपोर्शनलिटी लिमिट स्ट्रेस। सो यहाँ पे जो स्ट्रेस होगा, ये ए की सीध में अगर मैं लाइन यहाँ पे खींचूँ अगर लाइन, तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट होगा प्रोपोर्शनलिटी लिमिट स्ट्रेस। ये भी क्वेश्चन में आता है, व्हाट इज प्रोपोर्शनलिटी लिमिट स्ट्रेस। तो उसका डेफिनेशन यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है, द ग्रेटेस्ट स्ट्रेस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जो भी ग्रेटेस्ट होता है स्ट्रेस प्रोपोर्शनलिटी लिमिट के अंदर,
मतलब वो बाउंड्री ही होगा। तो ये अपर बाउंड्री ए है, ये हो गया। फिर क्या हुआ, रेंज ए बी, मतलब ये जो छोटा सा कर्व है यहाँ पे जो बता रहा था ना अभी, ये बियॉन्ड द लीनियर रेंज बट विद इन इलास्टिक, सो इलास्टिक डिफॉर्मेशन बट द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन विल नॉट प्रोपोर्शनल। रेंज ओ बी इज इलास्टिक रेंज, यस, O to B is elastic range, O to A is linear range, A to B is not linear but elastic. Okay, so यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है, कई बुक्स में तो इसे सेम ही दिखाया गया है, मतलब ये O से A इलास्टिक एंड लीनियर रेंज बताया गया, पर वो गलत है। अभी आइए B से F जो रेंज हो गया वो क्या है, उसको पार्शियली प्लास्टिक रेंज बोलते हैं। स्टील इज नॉट परफेक्टली प्लास्टिक मेटल, इसका मतलब क्या है, ये देखिए। अभी जहाँ से इल्डिंग शुरू होता है, इल्डिंग यहाँ से होता है, इल्डिंग क्या है, ये देखिए, यस, ये जो स्ट्रेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू पॉइंट बी। अभी पॉइंट बी में मैं आऊँगा तो तभी आपको पता चलेगा कि ये इल्डिंग है क्या। यहाँ पे यील्ड स्ट्रेस लिखा हुआ है ना, सो ये जो पॉइंट है ये यील्डिंग पॉइंट है, यहाँ से यील्डिंग स्टार्ट होता है। यील्डिंग क्या होता है, देखिए, अगर मैं एक, मान लीजिए मुझ में हल्क का पावर हो गया, ठीक है, हल्क जो है ना सुपर हीरो, उसका पावर आ गया। सो आई जस्ट केप्ट इन हैंड दिस स्टील रॉड, बोथ साइड से मैं क्या करूँगा, इसमें टेंशन दूंगा, खींचूंगा, तो इसमें क्या हुआ, रिडक्शन होगा इसका क्रॉस सेक्शन में, इसमें क्रैक्स नहीं आएगा, सडनली फेल नहीं होगा, इसमें प्लास्टिक इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। वो कैसे होगा, यहाँ पे डायग्राम में बताया गया है, ये रहा, ये देखिए, दोनों ओर से यहाँ से टेंशन दिया गया है। सो इसमें क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है क्रॉस सेक्शन में, फेलुअर नहीं हुआ है। इसी को ही बोलते हैं यील्डिंग होना। यील्डिंग का मतलब है रिडक्शन इन क्रॉस सेक्शन विदाउट फेलुअर, फेलुअर के बिना रिडक्शन क्रॉस सेक्शन होता है, तो वो यील्डिंग जो है वो डक्टाइल मटेरियल में ही होता है, उससे मतलब ब्रिटिल में ये यील्डिंग होता नहीं है, वो तो टूट जाता है ना, सडन क्रैक हो जाता है। ठीक है, अभी बी से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको यील्ड स्ट्रेस बोलते हैं। अभी ये कर्व आया यहाँ पे सी तक, ये आपका पार्शियली इलास्टिक रेंज में आ चुका है, मतलब ये जो यील्ड पॉइंट है वो यहाँ पे एंड में, जहाँ पे आपका अब मटेरियल में उतना कैपेसिटी ही नहीं रहता कि अभी फर्दर लोड ले सके, तो वहाँ से वो टूट जाता है। तो वो उसको हमें वहाँ पे उसको बोला जाता है, वो ये पॉइंट में जो एफ पॉइंट है, यहाँ पे उसको रप्चर स्ट्रेंथ बोला जाता है, और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ और स्ट्रेस क्यों बोला जाता है, ये देखिए। अभी स्ट्रेस जो हो गया बी पॉइंट, जहाँ पे यील्डिंग स्टार्ट होता है, यील्ड स्ट्रेस बिकॉज बियॉन्ड दिस पॉइंट मटेरियल स्टार्ट्स यील्डिंग। यील्डिंग क्या है आप समझ गए। अभी सी से डी, ये जो दो पॉइंट है सी डी, ये कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या है, अपर यील्ड पॉइंट एंड लोअर यील्ड पॉइंट उसको बोला जाता है। ठीक है, स्ट्रेस रिलेटेड टू पॉइंट सी एंड डी आर अपर यील्ड पॉइंट स्ट्रेस एंड लोअर यील्ड पॉइंट स्ट्रेस कॉरेस्पॉन्डिंगली। हाँ ठीक है, ये हो गया अपर यील्ड पॉइंट सी, ये हो गया लोअर यील्ड पॉइंट डी। तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंगली जो भी स्ट्रेस यहाँ आएगा, इसको सी से जो आएगा उसको बोलेंगे हम अपर यील्ड पॉइंट, एंड फ्रॉम डी लोअर यील्ड पॉइंट स्ट्रेस। देन फ्रॉम डी टू ई, अब देख सकते हैं कर्व में इंक्रीज हो रहा है ऊपर की तरफ, मतलब स्ट्रेस कैरिंग कैपेसिटी बढ़ रहा है। स्ट्रेंथ तो हो ही रहा है, पर ये ऊपर जाने का मतलब क्या है, इसका मतलब उसमें स्ट्रेस बियरिंग कैपेसिटी बढ़ रहा है, स्ट्रेन तो बढ़ ही रहा है, उसके साथ ये भी हो रहा है। पर अब यहाँ देखिए, अपर यील्ड पॉइंट से जब लोअर यील्ड पॉइंट तक आता है, यहाँ पे ये कर्व डाउनफॉल हो रहा है, मतलब आगे तो जा रहा है, मतलब स्ट्रेन बढ़ ही रहा है, पर ये डाउनफॉल हो रहा है, मतलब ये इसका कैपेसिटी यहाँ पे रिडक्शन हो गया है, मतलब उसका कैपेसिटी कम हो रहा है, स्ट्रेस कैरिंग कैपेसिटी अपर यील्ड से लोअर यील्ड तक। पर लोअर यील्ड पॉइंट से फिर जब हम उसको फर्दर स्ट्रेन उसमें लोड देंगे, तो वो क्या होगा, स्ट्रेन तो होगा, पर ये इंक्रीज हो रहा है ऊपर की तरफ, इसका मतलब है स्ट्रेस कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ रहा है।
तो इसी फेनोमेना को स्ट्रेन हार्डनिंग कहते हैं। स्ट्रेन हार्डनिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, so that should be remembered by every structural engineer or any student। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है, पूछा जाता है कि स्ट्रेन हार्डनिंग होता क्या है। सो रीजन डी से ई जो हो गया, डी से ई मतलब कहाँ से कहाँ, यहाँ से लोअर यील्ड पॉइंट से ये ई पॉइंट मतलब अल्टीमेट पॉइंट तक, ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेस जो है वो अल्टीमेट स्ट्रेस होगा। तो अभी स्ट्रेन हार्डनिंग टू प्लेस in this region, so between the lower yield point and ultimate strength. Here material can bear more stress with resulting a smaller strain। पता चल गया हमें कैसे होता है। Stress related to point E is called ultimate stress और ultimate strength। अच्छा, ये अभी बोलो कि सर ये ultimate stress तो बोलते ही है, ठीक है, ultimate strength क्यों बोलते हैं? क्योंकि strength जो है ना वो stress bearing capacity होता है, पर वो होता स्ट्रेस ही है, मतलब कितना स्ट्रेस एक मटेरियल ले सकता है, हाउ मच स्ट्रेस ए मटेरियल कैन विथस्टैंड, दैट इज द स्ट्रेंथ। सो हम इसको स्ट्रेस बोले, स्ट्रेंथ एक ही बात है, ठीक है। अभी बियॉन्ड दिस पॉइंट मतलब अल्टीमेट पॉइंट के बाद क्या होता है, यहाँ पे देखिए, बियॉन्ड दिस पॉइंट इफ वी फर्दर इंक्रीज द लोड, टेंसाइल लोड, देन यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। देखिए मतलब ये कर्व फिर से डाउन आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, इसका स्ट्रेन बढ़ रहा है, स्ट्रेस बियरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो रहा है। मतलब स्ट्रेन हार्डनिंग के बाद जब हमारा अल्टीमेट स्ट्रेंथ आ जाता है उसके बाद ये रिड्यूस होता है। क्या रिड्यूस होता है? स्ट्रेस बियरिंग कैपेसिटी रिड्यूस होता है, पर स्ट्रेन होता रहता है क्योंकि ये कर्व आगे बढ़ा हुआ है, मतलब ये एक्स डायरेक्शन में जा रहा है पर ऊपर नहीं बढ़ रहा है, मतलब वाई डायरेक्शन में बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। सो ये आते आते कहाँ पे रुकेगा? रप्चर, जहाँ पे फेल हो जाएगा मटेरियल, उसको हम रप्चर पॉइंट कहते हैं और ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं। कुछ कुछ बुक में ये लिखा गया है ब्रेकिंग पॉइंट। सो यहाँ पे जो स्ट्रेस होगा ये यहाँ पे आएगा, ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ से कम होगा। कभी कभी ये कन्फ्यूजन आता है कि अल्टीमेट स्ट्रेस में मटेरियल ब्रेक नहीं होता, पर उसके बाद उससे कम स्ट्रेस में कैसे ब्रेक हो जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। उसका आंसर ये है कि उसमें सिग्निफिकेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो चुका होता है, इसलिए जब हम यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो ये ई से ए पॉइंट नीचे है, मतलब इसका वैल्यू कम आएगा, पर फिर भी मटेरियल यहाँ से टूट जाता है, मतलब यहाँ से डिफॉर्मेशन और ज़्यादा वो अपने में कर नहीं सकता। इसलिए आपका रप्चर स्ट्रेंथ जो है, रप्चर स्ट्रेस और फेल्यूर स्ट्रेस जो है वो अल्टीमेट से कम ही रहता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। सो बियॉन्ड दिस पॉइंट अगेन स्ट्रेस कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीजेस एंड मटेरियल शोज ए लार्जर स्ट्रेन। फाइनली अप टू पॉइंट एफ इट रिमेन्स अंडर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एंड देन ब्रेक्स with breaking stress or rupture strength at F। so अभी एक बार हम ये प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसको ड्रॉ कैसे करना है। ये तो भाई मैंने बता दिया कि ये पॉइंट्स सब क्या है, ये जोन क्या है, ए ओ 0 से ए तक लीनियर रेंज होगा, फिर 0 से और ओ से जो ओरिजिन पॉइंट है वहाँ से बी तक इलास्टिक रेंज हो गया, फिर बी मतलब यील्ड पॉइंट से ब्रेकिंग पॉइंट तक ये पार्शियली प्लास्टिक हो गया। ये पार्शियली प्लास्टिक क्यों है? क्योंकि कुछ बुक्स में मैंने देखा है इसको ये प्लास्टिक रेंज लिखा हुआ है यहाँ पे, ये नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक मटेरियल कुछ मतलब ये जो माइल्ड स्टील है इसमें कुछ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, पर ये कम्प्लीटली प्लास्टिक मटेरियल है नहीं। सो ये पार्शियली प्लास्टिक है, इसलिए हमें यहाँ से यहाँ ये जो जोन है इसको पार्शियली प्लास्टिक ही लिखना चाहिए। और एक चीज़ आप पूछ सकते हैं कि ये डी से ये जो डॉटेड लाइन गया हुआ है यहाँ पे ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, ये क्या है? ये असल में एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, मतलब ये ट्रू है, मतलब ऐसा ही फेल्योर होता है इस टाइप का। पर हमारा कन्वेंशनली हम ये जो सॉलिड लाइन है यहाँ से ये वाला कर्व भी हम यूज करते हैं हमारे एनालिसिस के लिए, इसलिए आप यही कर्व ड्रॉ कीजिएगा। ये डॉटेड वाला
मत कीजिएगा कहीं पे भी, ठीक है। सो अभी मैं एक और बात ब्रीफली बता देता हूँ कैसे ड्रॉ करना है। यह हो गया स्ट्रेन एप्सिलॉन, ये हो गया वाई एक्सिस में स्ट्रेस, ये पॉइंट ओ हो गया। ओ से एक स्ट्रेट लाइन खींच देना है क्योंकि यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी लिमिट होता है, ये प्रोपोर्शन होता है स्ट्रेस स्ट्रेन में, सो ये स्ट्रेट लाइन होगा। फिर ए से बी सी डी, ये एक हाफ सर्कल यहाँ पे आप ड्रॉ कर दीजिए, चलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे 4 पॉइंट आपको देना पड़ेगा। ए हो गया आपका लीनियर रेंज का आखिरी पॉइंट, मतलब इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस। फिर यहाँ से यील्डिंग शुरू होता है, सो ये हो गया यील्ड स्ट्रेस। ये थोड़ा ऊपर रहता है बी से, तो इसलिए अपर यील्ड पॉइंट, ये नीचे रहता है इसलिए लोअर यील्ड पॉइंट। फिर यहाँ से आपका ऊपर, यहाँ पे जैसे छोटा हाफ सर्कल ड्रॉ किया था, यहाँ से एक बड़ा हाफ सर्कल ड्रॉ कर दिया, बस हो गया और कुछ नहीं, बस पॉइंट्स दिखाना है। कैसे? ये लोअर हो गया, यहाँ पे जो सबसे टॉप वाला होगा इसको अल्टीमेट पॉइंट बना दीजिएगा ई, और जहाँ पे ख़त्म हो रहा है ये ब्रेकिंग पॉइंट है, रप्चर पॉइंट है एफ। और कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेसेस आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके दिखा दीजिए। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी लिमिट स्ट्रेस, ये यील्ड स्ट्रेस, अपर यील्ड स्ट्रेस, लोअर यील्ड स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस, ये अल्टीमेट से कम रहता है, मतलब सबसे बड़ा यही है, ठीक है। ये डॉटेड लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, दिस शुड नॉट बी, यू शुड नॉट ड्रॉ दिस, ओके। सो फिर ये रेंज दिखाना है, ओ से ए जो स्ट्रेट पोर्शन है वो तो हो गया लीनियर रेंज। फिर ये जो बी जहाँ से यील्डिंग शुरू होता है वहाँ से ओरिजिन तक इलास्टिक रेंज रहता है, यही सबसे कंफ्यूजिंग चीज़ है, इसको याद रखिए। फिर यहाँ से जितना भी बचा है ये पार्शियली प्लास्टिक है, इसको प्लास्टिक कभी मत लिखिए, ये पार्शियली प्लास्टिक है, बिकॉज माइल्ड स्टील इज ए पार्शियली प्लास्टिक मटेरियल, नॉट कम्प्लीटली प्लास्टिक, ओके। सो अब ये लास्ट में ये देख लीजिए, डॉक्टाइल ब्रिटिल मटेरियल का कर्व जो है वो ऐसे होता है, मतलब दोनों का कंपैरिजन मैंने यहाँ पे दिखा। ये जो ब्लू लाइन है ये एक ब्रिटिल मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, मतलब देखिए यहाँ तक ये लीनियर रहता है, फिर यहाँ पे थोड़ा यील्डिंग होता है, जो यील्ड पॉइंट में ही ये टूट जाता है, मतलब उसके बाद इसमें सिग्निफिकेंट डिफॉर्मेशन होता नहीं है, इसीलिए तो इसे ब्रिटिल बोलते हैं। सो ये क्या होता है, ए से शुरू होता है, लिमिट स्टेट आ जाता है यहाँ पे, मतलब प्रोपोर्शनलिटी लिमिट में रहता है, फिर थोड़ा सा यहाँ पे कर्व हुआ है देखिए, मतलब नॉट सिग्निफिकेंटली बट वी कैन से यस सम हाउ इट इज गोइंग अंडरगोइंग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अप टू very certain, very little limit, okay, after that it suddenly fails। so इसका कर्व यहाँ तक ही आता है, यहीं पे इसका ब्रेकिंग पॉइंट हो जाता है, इसका जो फेल्योर पॉइंट यही है। पर डॉक्टाइल मटेरियल का क्या होता है, ये आ गया यहाँ पे, ये यील्डिंग यहाँ से शुरू होता है, फिर स्ट्रेन हार्डनिंग हो गया, अल्टीमेट, फिर ब्रेकिंग। सो इसीलिए इसका बड़ा एरिया है, देखिए कर्व एरिया अंडर कर्व इज वेरी लार्ज, इसका एरिया अंडर कर्व बहुत छोटा है, इसलिए ये इसका स्ट्रेंथ कम होता है, इसका बहुत ज़्यादा होता है। सो आई थिंक नाउ ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, एंड सब कुछ मैंने लिख भी दिया है, आराम से आप जस्ट पॉज करो, कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो उसको लिख लो, ठीक है। थैंक यू।